जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। रोजाना की तरह हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज है उसे हम आज आपके समक्ष लेके आए हैं। आज हम 30 सितंबर की जो करंट है उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। इस क्यूआर को आप स्कैन करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ डाली जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो आज गायत्री मंत्र का टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना। बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है आपसे इसका समय पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। फिर आपसे इसका मॉडल पूछा जाएगा, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करने का इसका लक्ष्य रखा गया। विकास दर का जो लक्ष्य है वो इसमें रखा गया कि हम 2.1% तक इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। लेकिन इसमें जो लक्ष्य हासिल किया वो 3.6% हासिल किया। तो ये सफल पंचवर्षीय योजना रही, यानी सफल रही ये पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसमें लक्ष्य 2.1% का रखा था और जो प्राप्त किया वो 3.6% का प्राप्त कर लिया था। क्लियर है। दूसरी बात करें यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो आप याद रखेंगे कि 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय है। ये 1956 में इसकी शुरुआत होती है और 1961 तक ये चलती है। इसका मॉडल आपसे पूछे तो ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें जो उद्देश्य रखा गया वो उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य रखा गया था और इसका जो विकास दर का लक्ष्य है वो 4.5% रखा गया था, लेकिन प्राप्त जो किया वो 4.27% प्राप्त इसमें कर लिया था। ठीक है। इसमें भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में खोला गया, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपका ये पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ये तीन इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, एक छत्तीसगढ़ में, एक उड़ीसा में और एक पश्चिम बंगाल में। ठीक है। आगे बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय है वो 1961 से शुरू होके 1966 तक ये चली थी। समय बहुत महत्वपूर्ण है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप 1961 याद रखेंगे। इसके मॉडल की अगर हम बात करें तो जॉन सैंडी व सुखमय चक्रवर्ती के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पे ये आधारित थी। इसमें विकास दर का जो लक्ष्य है वो 5.6% रखा गया था, लेकिन प्राप्त इसे सिर्फ 2.4% ही कर पाए थे। उसका एक बहज रीजन था, पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था 1965 में और चीन से 1962 में, इसलिए ये दो युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुए थे। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई रही, तो इसे प्राप्त फिर नहीं कर पाए। 5.6% का लक्ष्य था, मात्र 2.4% तक ही हम प्राप्त कर पाए थे। क्लियर है। अगले की तरफ अगर बढ़ें तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है कि 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना रही थी। मॉडल की बात करें तो ये अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पे आधारित थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा था और इसके जो विकास दर का इसमें लक्ष्य रखा गया वो 5.5 से 5.7% तक रखा गया था, लेकिन प्राप्त सिर्फ 3.3% ही हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि लक्ष्य रखा गया था
5.5 से 5.7% के बीच, लेकिन इसे प्राप्त सिर्फ और सिर्फ 3.3% ही कर पाए। क्लियर है। आगे बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1974 से 1979 तक का ये समय है इसका, तो इसको याद रखना है। मॉडल की अगर बात करें तो डीपी धर मॉडल पे ये आधारित थी और इसका जो लक्ष्य है वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है, आपको ये उद्देश्य याद रखना है। ये काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब बात कर लें विकास दर है उसका लक्ष्य कितना रखा गया था। विकास दर का लक्ष्य 4.4% रखा गया था और प्राप्त इसे जो किया था वो 4.8% किया था। तो ये भी सफल रही हमारी पंचवर्षीय योजना, ये भी सफल रही। ठीक है, इसमें आपको इसका ये मॉडल याद रखना है, समय याद रखना है और ये उद्देश्य तो जरूर ही याद रखना है। क्लियर है। अगले की तरफ इसमें हम बढ़ें तो अनवरत प्लान आया, जिसे रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। तो ये जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978-79 और 1979-80 में रोलिंग प्लान बनाया गया था। ठीक है, ये रोलिंग प्लान जो बनाया गया, अनवरत योजना के जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर गुन्नार मेडल को अनवरत योजना का जनक माना जाता है। भारत में इस रोलिंग प्लान को लागू किसने किया, तो डीटी लकड़वाला ने भारत में रोलिंग प्लान को लागू किया था। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। अब बात करें हम छठी पंचवर्षीय योजना की, तो इसका जो समय है वो आपका 1980 से 1985 तक का इसका समय है। किस मॉडल पे आधारित थी, तो आगत निर्गत मॉडल पे ये आधारित थी। इसका जो लक्ष्य रखा गया यानी जो उद्देश्य था वो रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। विकास दर की इसमें आपसे बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य रखा वो 5.2% रखा और प्राप्त इसमें किया गया था वो 5.7% प्राप्त किया गया था। तो ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सफल रहती है, ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना सफल रहती है। अगले पे चलें। अगला है आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका समय आपको याद रखना है कि 1985 से 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना रहती है। किस मॉडल पे ये आधारित थी, तो ये भी आगत निर्गत मॉडल पे आधारित थी। ये आगत निर्गत मॉडल क्या होता है, यह दीर्घकालीन विकास व उदारी मॉडल पे आधारित थी। इसका ये मतलब होता है आगत निर्गत मॉडल का। इसके लक्ष्य की आपसे बात करें तो आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय इसका उद्देश्य रखा गया था। आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। विकास दर की बात करें, विकास दर का लक्ष्य इसमें 5% रखा गया था और उसे प्राप्त जो किया गया था वो 6% प्राप्त कर लिया था। तो ये वाली भी हमारी सफल रहती है। ठीक है, इसमें नारा क्या दिया गया था, वो नारा आपको याद रखना है कि रोटी रोजी और उत्पादकता। रोटी रोजी और उत्पादकता इसमें नारा दिया गया, या भोजन काम और उत्पादकता, ये दोनों आपको याद रखने हैं। ये आपको नारा दे के पूछ सकता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, तो आप आंसर करेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगले की बात करें आपसे, अगला है हमारा आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय आपको याद रखना है कि 1992 से 1997 के बीच आठवीं पंचवर्षीय योजना चलती है। मॉडल अगर इसका आपसे पूछे तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे ये आधारित थी। लक्ष्य जो इसका है मानव संसाधनों का विकास करना इसका उद्देश्य रखा गया और विकास दर के लक्ष्य की अगर बात करें तो 5.6% रखा गया था, लेकिन इसे प्राप्त कर लिया गया था 6.8%। तो ये वाली हमारी पंचवर्षीय योजना भी सफल रहती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ें तो अगला है हमारा नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समय की आपसे बात करें 1997 से 2002 का इसका समय है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का बात करें इसके मॉडल की तो ये आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है।
इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य रखा गया वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि इसका उद्देश्य रखा गया। विकास दर की आपसे बात करें तो विकास दर का लक्ष्य 6.5% और प्राप्त इसमें 5.4% ही कर पाए थे। तो जो लक्ष्य 9वीं पंचवर्षीय योजना का रखा गया था उसे प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय मेरा भाई 2002 से 2007 का है और मॉडल की अगर आपसे बात करें तो ये व्यापक आगत निर्गत मॉडल पे आधारित है। इसके लक्ष्य आपसे पूछे कि किस उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना को लाया गया था, तो वो सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास, इस उद्देश्य के साथ इसे लाया गया। विकास दर की लक्ष्य की बात करें तो विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वो 8% का रखा गया था, लेकिन हम प्राप्त इसे 7.6% ही कर पाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। आगे बात करें आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका जो समय है वो आपका 2007 से 2012 रखा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय। अच्छा, आपसे लक्ष्य की बात करें तो तीव्र व समावेशी निवास इसका लक्ष्य है। विकास दर जो है, विकास दर की आपसे बात करें कि योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे घटाकर बाद में 8.1% कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन हम प्राप्त जो कर पाए थे वो सिर्फ हम लगभग 8% प्राप्त कर पाए थे। तो ये महत्वपूर्ण है कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य पहले 9% रखा गया था, लेकिन बाद में इसे घटा के 8.1% कर दिया। लेकिन फिर भी जो हम प्राप्त कर पाए वो लगभग 8% प्राप्त कर पाए थे। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं हम अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। इसका जो समय है 2012 से 2017 रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय। ठीक है, ये 2012 में आई थी और 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। इसका जो लक्ष्य है वो तीव्र सतत व आर्थिक समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। विकास की जो दर है वो दर का जो लक्ष्य रखा वो 9% रखा, लेकिन फिर इसे घटाकर 8.2% कर दिया, लेकिन पुनः इसे घटाया गया, पुनः घटाकर इसे 8% कर दिया गया। लेकिन जब प्राप्त करने की बात आए तो 6.7 से 6.9% ही हम सिर्फ प्राप्त कर पाए। तो हमें याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो वो लक्ष्य था वो 9% रखा गया था, लेकिन इसे पुनः घटा के 8.2% किया गया, लेकिन फिर इसे घटाया गया और फिर इसे 8% किया गया। लेकिन जब प्राप्त की बात आए तो इसे प्राप्त सिर्फ 6.7 से 6.9% ही प्राप्त कर पाए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसे 2 बार घटाया गया है लक्ष्य को, फिर भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रही हमारी आज की गायत्री मंत्र, जिसे आपको मैंने अपना 100% देकर बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पिछली बार की क्लास की तरफ एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गायत्री मंत्र का रिवीजन जो है वो आपको कैसा लगा है, और अगर इसमें आपको कोई सुधार कराना है, किसी सुधार की अगर गुंजाइश है तो आप मुझे बताएं, मैं उसे भी करने की कोशिश करूंगा कि अगर इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो आज हम दोनों क्लासें आपको करा देंगे। कल वाली भी जो कल क्लास आनी थी और जो आज क्लास आनी थी वो दोनों हम आज ही आपको करा देंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे जो PDF है वो PDF अपलोड की जाती है उस टेलीग्राम पे।
तो आप वहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल इस QR को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास की तरफ बढ़ें। हाल ही में यूरोपीय संघ के मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसमें आंद्रेज पोकजोवुत और मजिया अमाग्लोवेली को चुना गया है। ठीक है, बात करें 2025 के शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पूछे तो SBI जो बैंक है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है। बात करें विश्व ओजोन दिवस की तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आप याद रखेंगे कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वहीं शांति के नोबेल की अगर हम बात करें तो शांति का जो नोबेल है वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक पूछे तो वो आपका SBI है। बात करें भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है। क्या किया है? उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ किया। क्लियर है? अगले की तरफ बढ़े। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये झारखंड सरकार को निर्देश दिया गया है। वहीं पूछे समरकंद में पुरुष वर्ग 2025 फिडे ग्रैंड स्विस का खिताब किसने जीता है? तो ये अनीस गिरी ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक रवि के मिश्रा ने लिखी है। ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक रवि के मिश्रा की है। SDG में भारत की रैंक आपसे पूछे तो 99 भारत की रैंक है SDG में। और पहली बार भारत टॉप 100 में इसमें शामिल हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत पहली बार इसमें टॉप 100 में शामिल हुआ है। क्लियर है? आगे पूछे भ्रष्टाचार में भारत की रैंक, तो भ्रष्टाचार में भारत की रैंक 96 है, यानी करप्शन इंडेक्स में भारत 96वें स्थान पे है। अगले की बात करें, हाल ही में दिवंगत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है? तो ये पीयूष पांडे हैं, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इन्हें आपको याद रखना है। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला, दोनों पर हमला रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नल्ला के साथ किए हैं। नल्ला इन द सेंस जो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ये समझौता किया है सऊदी अरब ने। बात करें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये 1972 में आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपसे पूछे तो 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आता है। और वहीं जैव विविधता दिवस अगर आपसे पूछे तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका मलेशिया में आयोजित हुआ है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। आसियान के मुख्यालय आपसे पूछे तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय स्थित है। और एससीओ 2025 का आयोजन अगर आपसे पूछे तो तियानजिन चीन में एससीओ 2025 का आयोजन हुआ है। वहीं G7 2025 की बैठक आपसे पूछे तो कनाडा में G7 2025 की बैठक हुई है। और ब्रिक्स 2025 की बैठक अगर आपसे पूछे तो ये ब्रिक्स 2025 की बैठक ब्राजील में हुई।
वहीं G20 2025 की बैठक आपसे पूछ रहे, तो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में G20 2025 की बैठक का आयोजन होता है। कहाँ? जोहान्सबर्ग अफ्रीका में G20 2025 की बैठक का आयोजन किया जाता है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें, हाल ही में कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये आयरलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, कैथरीन कोनोली। फिर आपसे बात करें आयरलैंड की कैपिटल की, तो डबलिन आप याद रखेंगे, डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है। वहीं किस राज्य सरकार ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नमो गार्डन योजना की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। हाल ही में वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाली शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें कोपेनहेगन को शीर्ष स्थान मिला है। वहीं हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका पुदुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोन्था का नाम किसने सुझाया है? तो ये थाईलैंड ने इसका नाम सुझाया है। आपसे पूछे सफेद हाथियों का देश, तो वो थाईलैंड है आपका। और रबड़ उत्पादन में प्रथम देश अगर आपसे पूछे तो थाईलैंड आप याद रखेंगे। तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, और रबड़ उत्पादन में प्रथम देश पूछे तो वो भी आपका थाईलैंड है। हाल ही में बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहाँ मौत हुई है? तो ये सिंगापुर में इसकी मौत हुई है। वहीं आपसे पूछे भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो ये ग्रीस के साथ पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में किया है, और पहला ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो भारत ने किसके साथ किया है? तो ये भारत ने ग्रीस के साथ किया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हाल ही में 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ बहाल हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर में बहाल हुई है। एचडीआई में भारत की रैंक पूछ ले तो 131वीं आपको याद रखनी है, और खुशहाली सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो 118 है। वहीं आपसे अगर शांति सूचकांक में भारत की रैंक पूछता है तो वो 115वीं है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, तो ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा में भी कहाँ? तो आप याद रखेंगे सोनीपत में। सोनीपत में भारत का ये पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया है। और इस सोनीपत में भी एक ओपी जिंदल करके यूनिवर्सिटी है, उसमें भारत के पहले संविधान संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। आगे आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, तो ये भी आपका हरियाणा में है। और ये हरियाणा में कहाँ है? तो आप इसे याद रखेंगे कि ये गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। आगे इसमें आपसे बात करें यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट की, तो डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में 50 वर्षों बाद किस राज्य के वानर बापारा अभ्यारण्य में काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ का है, जहां काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये आपका मोरक्को में स्थापित होगा, पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र। बात करें हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये होम बाउंड को इसमें भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए मोहनलाल को चुना गया है। अगले की बात करें कि हाल ही में प्रारंभ 4 दिवसीय छठ पर्व 2025 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका सूर्यदेव से है। किससे है? सूर्यदेव से है। बात करें हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चीन में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है।
हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? तो ये फोन पे को आरबीआई ने मंजूरी दे दी है ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। ठीक है, आगे पूछे हाल ही में 100 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट ले लिए हैं। आज के लास्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे दो उन्नत तीव्र गश्ती पोत अजीत और अपराजित का संबंध किससे है? तो ये गोवा शिपयार्ड से इसका संबंध है। भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया है। वहीं पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका अनावरण मुंबई में किया है। बात करें ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। और आपसे पूछे अजय वॉरियर अभ्यास, तो अजय वॉरियर अभ्यास आपका इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। और सूर्य किरण अभ्यास की अगर बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो अजय वॉरियर अभ्यास इंडिया और यूके के बीच में और सूर्य किरण अभ्यास इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई है। अगर क्लास आपको समझ में आई है और क्लास आपको पसंद आई है तो आपका एक लाइक और एक ग्रुप में शेयर तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अंत तक आपने क्लास देखी है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ। तब तक अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए, देखो मैं आपको बताऊं, पीडीएफ ये हैंड रिटन वाला चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे मंथ की पीडीएफ अवेलेबल है, यानी सारे का बोलूं तो मार्च से लेके हमारे पास अक्टूबर तक की पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। पूरी डिटेल हम आपको वहाँ पे बता देंगे कि पीडीएफ आपको कैसे और कहाँ मिलेगी। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसी चैनल का ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल बिल्कुल ना करें इस पर, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें इस पर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।